Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Let's Success. We are going to discuss about the NCF 2005. NCF 2005 क्या होता है? ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एक अगर आप लोग टॉपिक समझ जाते हैं, अगर ये समझ जाएंगे तो आप हर एग्जाम क्या होता है क्लियर कर सकते हैं। चाहे CTET का एग्जाम हो, UPTET एग्जाम हो, सुपर टेट एग्जाम हो और टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंडिया में कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो तो क्या होगा, आपको इसमें से 5-6 मार्क्स आएगा। वहाँ पे अगर एनसीएफ एक बार अपने पढ़ लें टॉपिक तो कोई भी जरूरत नहीं है कि दोबारा आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा आपको देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करने जा रही हूँ। एनसीएफ 2005। एनसीएफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का रूपरेखा। एनसीएफ 2005 में जो आया था 2005 में, इसका जो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा बोलते हैं। इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा बोलते हैं। इसके पहले जो इससे भी पहले तो आया होगा ना, तो सबसे पहले आया था 1975, उसके बाद आया था 1988, उसके बाद आया था 2002 में आया था। उसके बाद ये फोर्थ, ये जो एनसीएफ ये था, ये फोर्थ पे था 2005। उसके बाद एक और एनसीएफ बनाया जो न्यू वाला 2022 to 21। इसके पहले जो आया था ये किसके अध्यक्षता में आई थी? तो आप लोग अगर पूछेगा किसकी अध्यक्षता पे आई थी हिंदी में अध्यक्षता, तो आप लोग बताएंगे यशपाल जो थे, इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। और डायरेक्टर पूछेगा आपसे, डायरेक्टर अगर आपसे पूछेगा तो इसके थे कृष्ण कुमार, इनको बोलते हैं यशपाल, हिंदी में नहीं दे रही हूँ, यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जी थे और इनको हिंदी में कृष्ण कुमार। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में ये आया था। इससे पहले आया था 1975 में आया था। उसके बाद आया था 1988 में आया था। उसके बाद 2000 में आया था। उसके बाद जो आया था 2005 में आया था। उसके बाद आया था 2021 में आया था। तो 1975 में आया था सबसे पहले, फिर उसके बाद 1988 में आया था, उसके बाद 2000 में आया था, फिर 2005 में। तो मैं 2005 के बारे में डिस्कस करें, नेशनल करिकुलम। और किसके अध्यक्षता में? इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग बताएंगे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल जी थे। और डायरेक्टर कौन थे? तो इनको कृष्ण कुमार थे। डायरेक्टर कृष्ण कुमार थे। ये रहा। अगर पूछेगा कि टीचर के एनसीएफ किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एनसीएफ बनाया जाता है एनसीईआरटी द्वारा। NCERT। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च सेंटर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम एजुकेशनल रिसर्च टीचर। तो ये होता है, ये एनसीईआरटी के द्वारा इसको एनसीएफ बनाया गया था। और टीचर का ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रचनावाद होता है। ये जो एनसीएफ आया था 2005 में, ये क्या था? रचनावाद होना चाहिए। कैसा? बच्चे क्या करें, इसमें खुद करके सीखें, अपने द्वारा करके सीखें, एक्टिव होना चाहिए। इसमें क्या होता है? बच्चे क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। एक्टिव में सक्रिय होना चाहिए बच्चे को।
ये चाइल्ड सेंटर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी टीचर सेंटर नहीं बनाया गया था, ये क्या होना चाहिए, इनसे चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्र होना चाहिए। अगर आपसे पूछेगा कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन टीचर जो होता है चाइल्ड से, एनसीएफ क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कि टीचर सेंटर होता है, आप लोग बताएंगे क्या होना है, चाइल्ड सेंटर जिसको बोलते हैं बाल केंद्रित बोलते हैं, बाल केंद्रित, इसको बोलते हैं बाल केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ही आपको बोले। और टीचर का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें पूरा विकास होना चाहिए बच्चे का, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हो होलिस्टिक, होलिस्टिक जिसको हिंदी बोलते हैं सर्वांगीण, सर्वांगीण सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना, पूरा विकास उसका होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए, ये रिलेटेड होना चाहिए ये सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पूरे बच्चे का होलिस्टिक विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना, चहुमुखी होना चाहिए, जिसको हिंदी में एक और नाम बोला गया था इसको, कॉन्स्टिट्यूशन की चहुमुखी होना चाहिए, चहुमुखी होना चाहिए था इसका विकास। सॉरी चौमुखी, एनसीएफ को फुल फॉर्म होता है करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम किसके द्वारा दिया गया था, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था 2005 का। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, होलिस्टिक होता है, होलिस्टिक को बोलते हैं हिंदी में चौमुखी या सर्वांगीण विकास बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा रीडिंग करना जानता है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके जोड़ना चाहिए, ये नहीं कि जो मोटी मोटी बुक है उसी से पढ़ के वो पता है, तो ऐसा नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। उनका चौमुखी विकास होना चाहिए। और ये चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अपना खुद का आइडेंटिफाई करो, अपना खुद का सेल्फ करो, खुद का डिसीजन ले सके, खुद के। अगर हम लोग पढ़ते हैं किससे कि अपना खुद अपना सोसाइटी में क्या करें, एक नाम कमाएं, अपना स्टेटस बनाएं, अपनी अच्छी फैमिली बनाएं, तो इससे रिलेटेड उसका विकास है। ये एनसीएफ किस चाइल्ड सेंटर होता है, पूछेगा बाल विकास होगा, बाल केंद्रित होता है कि टीचर केंद्रित होता है, अध्यापक केंद्रित होता है, तो आप लोग बताएंगे कि बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बाल केंद्रित होता है। और ये यशपाल की अध्यक्षता के द्वारा प्रोफेसर यशपाल थे, और जिनके डायरेक्टर थे कौन थे, कृष्ण कुमार जी थे। इसके बाद आपका आता है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसके 5 की पॉइंट दिए गए थे, उसमें 5 की पॉइंट्स, जो 5 की पॉइंट थे। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दें, टीचर का रोल क्या होता है यहाँ पे, फैसिलेटर का हिंदी बोलते हैं सुविधादार। टीचर का रोल क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे टीचर का रोल जो होता है आपका फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। क्या करें कि वो फैसिलिटेटर और टीचर अच्छे से उनको फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि बस टीचर ही क्या करें वहाँ पे पढ़ाता रहे तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बच्चे को वहाँ पे उनकी व्यू को, उनके थॉट को, उनकी थिंकिंग को, उनके लैंग्वेज को वहाँ पे क्या करना चाहिए, पर्सपेक्टिव देना चाहिए, वहाँ पे देना चाहिए। तो ये सुविधा बताना चाहिए, टीचर को क्या होना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। इसमें कुछ 5 की पॉइंट दिए गए थे, वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट आपका आता है रोट लर्निंग, फ्री या टू शिफ्ट फ्रॉम दी रोट लर्निंग। आपका फर्स्ट में आता है सबसे पहले की पॉइंट्स में जो मेन प्रिंसिपल है, गाइडेंस है, 5 गाइडेंस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल गाइडलाइन, 5 गाइडलाइंस
या प्रिंसिपल। 5 सिद्धांत इनके। पहला था फ्री टू शिफ्ट फ्रॉम द रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को बोलते हैं हिंदी में रटना, रटन प्रणाली, जिसको बच्चे से, इसमें एनसीएफ ये बोलता है कि क्या करें, बच्चे को क्या करना चाहिए, रटने पर बल नहीं देना चाहिए, फोकस नहीं करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वहाँ पे समझ होना चाहिए। अगर वो समझ से पढ़ता है तो उसके लिए रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, कनेक्ट इट टू दी रियल लाइफ। ये इसको व्यवहारिक जीवन से, इसको क्या करना चाहिए, व्यवहारिक जो फर्स्ट आपका पॉइंट आता है, फ्री आर सेफ फ्रॉम रोट लर्निंग को जो रटन प्रणाली बोलते हैं। इसको क्या करना चाहिए, बच्चे को कनेक्ट करना चाहिए रियल लाइफ से। जो रियल लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि बच्चे को बस उसी से नहीं फोकस नहीं देना चाहिए कि हाँ बस ये क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, रट लो, इसको रट के क्या करो, पढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कनेक्ट किससे करना चाहिए, रियल लाइफ से, उसके व्यवहारिक जीवन से, जो डेली लाइफ में भी होता है उनसे इसको रिलेटेड करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर आम है, अगर आम को पढ़ा रहे एप्पल मीन्स क्या होता है, एप्पल क्या करता है, वो खाते हैं ना, तो बताएगा ना एप्पल का कलर कैसा। अगर आप पूछेंगे व्हाट इज कलर ऑफ एप्पल, तो बताएगा कि एप्पल का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अगर हिंदी में पूछेंगे तो बताएगा कि लाल होता है। आपने एप्पल देखा है तो बोलेगा कि हाँ एप्पल देखा है। तो ये कहना चाहिए उसको रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि ABCD पढ़ाते गए, 1 2 पढ़ाते गए, उसको नंबर ही नहीं पता चला, नंबर नहीं देखा तो फिर उसको बच्चे को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड आता आपका कनेक्ट टू नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, कंक्रीट टू abstract मूड से अमूर्त की तरह। सेकेंड पॉइंट आना है कि कनेक्ट टू नोन टू अननोन। जो जानता है बच्चा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बच्चा जानता है, जैसे एप्पल है, एप्पल जानता है, गिलास जानता है, वाटर जानता है, एप्पल जानता है, तो हम पूछेंगे गोल्डन एप्पल आपने देखा है तो नहीं, उसके बारे में क्या करेगा, जानने की कोशिश करेगा, वहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, सोचेगा, थिंकिंग करेगा, रीजनिंग करेगा। तब वो क्या करेगा कि पहले जो उसको दिखाई देता है, जो फील करता है, महसूस कर सकता है, टच कर सकता है, जो उसके सामने, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चे को क्या, किसी भी चीज़ को, कोई भी हम टॉपिक पढ़ाते, कोई भी चीज़ अगर क्लास में पढ़ाते, उसको फिर से रिलेटेड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका अर्थ हो, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आम है तो आम क्या, आम पका हुआ, आम कच्चा है, तो ये पूरा एक सेंटेंस बनता है। वो लड़का है, ही इज बॉय है, वो काऊ है, ही इज काऊ, तो ये क्या, दिस इज काऊ, डेट इज काऊ, दिस इज गो, ये सब क्या रिलेटेड है, उससे क्या रिलेटेड है, ये पूरा एक सेंटेंस उसके दिमाग में। तो दिस क्या हो जाएगा, दिस क्या है, डैट क्या है, यूज कहाँ पे होता है, ये सब उसको रिलेटेड करके बताएंगे, जैसे कि उसका ज्ञान। तो मैंगो क्या है, मैंगो देखा है, आम देखा है, एप्पल देखा है, बनाना देखा है, फ्रूट, जो फ्रूट्स देखता है, जो नहीं देखता है, जैसे उसको पूछा जाएगा गोल्डन फिश देखा आपने, तो बताएगा नहीं, तो क्या करेगा, जो रियल फिश है, जो हम लोग फिश है, उस फिश को उससे कनेक्ट करेंगे, गोल्डन फिश है, तो उसके बारे में इमेजिनेशन करेगा, चिंतनशील करेगा, क्रिटिकल, उसका दिमाग क्या होगा और डेवलप होता जाएगा। ज्ञान से ज्ञान, जो जिसको टच कर सके, जिसको फील कर सके, जिसको महसूस कर सके, जिससे देख सके, उसी को हम बोलते हैं ज्ञान से अज्ञात की तरह जाने को ही बच्चे को बोलते हैं, सिखा कनेक्ट करना चाहिए। तीसरा आपका कारण, और ये मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थपूर्ण कुछ उसका अर्थ ही नहीं निकले अगर पढ़ के, तो फिर उसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहता है। आपका थर्ड आता है
एग्जामिनेशन should be flexible या टाइम टेबल फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल लचीलापन। एग्जामिनर शुड बी द फ्लेक्सिबल या टाइम टेबल फ्लेक्सिबल। जब हम एग्जाम कराते हैं तो बच्चे पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, तो इंसेंट होगा। अगर इंसेंट हो तो सारे बच्चे उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो इंसेंट ने ये सोचा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए, उसको चेंजेस कर देना चाहिए। बच्चे के लिए क्या, अगर 30 मिनट्स का क्लास देता है, अगर बच्चा अच्छे से पेपर देता है तो उसको क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, लचीलापन। टाइम टेबल में चेंजेस कर दिया गया था वहाँ पे। ये रहता है थर्ड पॉइंट रहता है। और उसके बाद फोर्थ आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा, इसको भाषा बोलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या यूज करना चाहिए, मदर टंग। मदर टंग जिसको हिंदी बोलते हैं मातृभाषा। बच्चे को सबसे पहले हमें स्कूल में अगर टीचर हैं आप लोग, तो सबसे पहले हमें किसका भाषा, कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए। तो फर्स्ट भाषा आता है आपका मातृभाषा, सेकेंड आता है आपका सेकेंड आता है इंग्लिश या हिंदी। आपका इंग्लिश होना चाहिए या तो हिंदी आना चाहिए। और हमारी कितनी भाषाएं हैं आर्टिकल्स में, कितनी अनुसूची में भाषाएं हैं, आठवीं अनुसूची में, कुल टोटल जो लैंग्वेज हमारा कितना है, 22 है। 22 कितने लैंग्वेज है, 22 है। इसमें 8वीं अनुसूची में, हमारे 8वीं अनुच्छेद में अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। तो पहले स्कूल में उनको मातृभाषा से पढ़ाना चाहिए। मातृभाषा को मदर टंग बोलते हैं या रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर सेकेंड में आता है हिंदी आता है या तो इंग्लिश आता है। अगर किसी की हिंदी है तो इंग्लिश को चूज़ करेगा, अगर किसी की इंग्लिश है तो हिंदी को चूज़ करेगा। उसके बाद जो 22 भाषाएँ, जैसे मराठी हुआ, कन्नड़ा हुआ, साउथ इंडियन हुआ, तेलुगु हुआ, भोजपुरी हुआ, फिर उसके बाद पंजाबी हुआ, गुजराती हुआ, राजस्थानी हुआ, मारवाड़ी हुआ। तो ये सब लैंग्वेज इसमें से चूज़ करके वो थर्ड भाषा में बोला जाता है। तो ये फोर्थ रहा। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग। फिफ्थ आता है आपका विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर आता है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का सीखना। ये क्या है कि बच्चे को बिना भार का सीखना, ऐसा नहीं कि उसको प्रेशर दिया जाए कि हाँ यही सब सीखना है आपको, तो यही सब सीखना कंपलसरी नहीं होता है। उसको फ्री होना चाहिए, उसके भी दो ठाट अगर बच्चे जो पढ़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए स्कूल में। तो NCF ने बोला कि ऐसा होना चाहिए करिकुलम जिसमें बच्चा केवल बुक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसको आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम होना चाहिए। तो ये लर्निंग विदाउट बर्डन आता है, ये 1 मार्क्स के लिए आता है। ये ऐसे इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में आ सकता है, बिना भार का सीखना। और एक और आता है इसमें क्या है, गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक
कि किताबी जो किताबी होती है, बुक होती है, उनसे बाहर की चीज़ों को पढ़ाना चाहिए बच्चे से। जो रियल लाइफ को जीवन, जो व्यवहारिक जीवन से डेली लाइफ में यूज करते हैं, उससे कनेक्ट करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब होता है वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक होना चाहिए, मैंने टेक्स्ट बुक से बाहर होना चाहिए। और आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम की जो दीवारें होती हैं, जो स्कूल की जो दीवारें, तो उस दीवारों को तोड़कर जो बाहर की दुनिया है, रियल लाइफ है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जो समाज के लिए स्कूल। और एक दिन वो समाज के लिए क्या करें, एक अच्छा सोसाइटी में क्या करें, एक अच्छा अपना नाम कमा सके, अच्छा एक व्यक्ति बन सके। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से जो किताबें होती है, किताबों से बाहर का ज्ञान उनको देना चाहिए कि जो किताब में लिखा है बस किताब से रिलेटेड हो, उस किताब में बाहर का ज्ञान देना चाहिए। तो ये अपना रहा की पॉइंट्स अपना NCF का। उसके बाद एक मेन पॉइंट आता है कि अगर आपको पूछे जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे किससे लिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे से लिया गया था। ये इसका मतलब होता है कि उन्होंने दिया था सभ्यता, हिंदी में बोलते हैं सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति, इन्होंने एक ऐसे दिया था, निबंध लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सभ्यता और प्रगति से क्या गया था, इनके से लिया गया था NCF। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता और प्रगति। सिविलाइजेशन का मतलब इन्होंने एक दो चीज़ बताया था कि क्या होता है, ये क्रिटिकल होता है, क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव। सिविलाइजेशन का मतलब क्रिएटिव, और इसका मतलब होता है इंजॉय, प्रोग्रेस, एंजॉय टॉय। दो उन्होंने की पॉइंट बताया था कि अगर बच्चा क्रिटिकल है, किसी चीज़ के लिए सोचता है, उसका माइंड जो है डेवलप है अच्छी तरह से, तो क्या करेगा वो बच्चे क्या होगा क्लासरूम में एक्टिव होकर सीखेगा और वो क्या करेगा, एंजॉय के साथ सीखेगा। जिसे एंजॉय टॉय कहा गया था। किसको कहा गया था, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि हमारे जो प्रगति सभ्यता प्रगतिशील है, किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और इसका मतलब क्या होता है कि क्रिएटिव होना चाहिए, वहाँ पर कुछ रचनात्मक होना चाहिए, संरचनावादी होना चाहिए। कुछ बच्चा अपना खुद करके सीखे, एक्टिव होना चाहिए, ना कि टीचर हमेशा वहाँ पे हेल्प करना चाहिए। टीचर को हमेशा हेल्प नहीं करना चाहिए। टीचर का जो रोल होता है एक फैसिलिटेटर के रूप में रोल होता है, सुविधादाता के रोल में, सुविधादाता उसको बोल जाते हैं हिंदी में। तो ये रहा 2005 का NCF। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।